नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। और आज मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले रखा है अपनी किताब से और अपने काम से। ब्रेक उस तरह से तो नहीं कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हल्का सा ब्रेक ले रखा है, हल्का काम कर रहा हूँ थोड़ा। और उसका नतीजा ये कि आज मैंने सवेरे से थोड़ा सा सोशल मीडिया देखा और कुछ कमेंटबाजी भी की। आपने नोटिस किया होगा, बदमाशी कर रहा था मैं थोड़ी सी आज। अच्छा, लेकिन कुछ चीज़ें मेरे निगाह में आई और मुझे लगा कि उन पर मुझे आपसे बात करनी चाहिए, कुछ शेयर करना चाहिए। और वो ये कि आपको मालूम होगा दाऊद इब्राहिम वाले केस में जो हमारी बातचीत हुई और मैंने आपको बताया था कि उसको कुछ नहीं हुआ है। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज के ज़रिए भी खबर आ गई थी इनडायरेक्टली कि भाई ऐसी कोई बात नहीं हुई है। लेकिन चाहे भारत की बात हो चाहे पाकिस्तान की, जिन लोगों ने खबरें चलाई थी उनका मानना है कि वो अपनी खबर पर खड़े हुए हैं, सॉलिड हैं। और दूसरे को यानी कि आईएसआई को या पाकिस्तान को ये बात साबित करनी चाहिए कि दाऊद इब्राहिम जिंदा है या नहीं है। अब मेरा कहना बड़ा सीधा सा है दोस्तों। मैं अभी जिस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ वो इससे बढ़कर है, लेकिन फिर भी शुरुआत के लिए मैं आपसे बताऊँ। आप ज़रा सोचिए, आप अगर ये क्लेम करते हैं कि भाई साहब फला शख्स या नहीं, ए बी कोई भी, ये मान लीजिए हम ए बोल लेते हैं कि ए को मैंने 100 रुपये उधार दिए हैं, तो ये जिम्मेदारी मेरी बनेगी ना कि मैं साबित करूं कि मैंने उसको 100 रुपये दिए हैं, वरना मैं उससे मांगने का हकदार कैसे बनता हूँ। कोई भी इस बारे में बात ही नहीं करता है। आपने कुछ भी क्लेम कर लिया है, अब आपने ये भी तय कर लिया है कि बाकी की जो दुनिया है वो आपको गलत साबित करे। ये ठीक वैसा ही है कुछ पाकिस्तानी लॉजिक इमरान खान वाला। नवाज शरीफ चोर है, अब ये नवाज शरीफ का काम है कि वो साबित करे कि भाई वो ईमानदार है या चोर है। मतलब हमने तो आरोप लगा दिया, हमारा काम तो आरोप लगाना है। आपको याद होगा ये डायलॉग भी था इमरान खान का जब वो अपोजिशन में बैठा करते थे, या जाते कहाँ थे पार्लियामेंट में बाहर से, कि हम तो अपोजिशन के लोग हैं, तो हमने तो हमारा काम तो आरोप लगाना है। हमने आरोप लगा दिया है, सामने वाला साबित करे। भाई यही एक काम बचा दुनिया में, आप पिले रहो। तो खैर, हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये कहानी दरअसल उससे आगे जा चुकी है। अब क्या हुआ है कि वो लोग जिन्होंने स्टोरी ब्रेक की थी वो तर्क लेकर के आ रहे हैं कि जैसे उन्होंने भारत के खिलाफ कभी कुछ बोला ही नहीं, और जिन्होंने बोला था, जिनके सबूत निकल आए, वो क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं साहब हम तो 4 सालों में बदल गए, हम तो 4 सालों में हमारी आंखें खुल गई। हमने देखा भारत कितना महान देश है, हमने देखा मोदी जी कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो भाई मोदी जी ने कश्मीर का जो 370 हटाई थी वो कब हटाई थी? 19। तो मित्रों अब जरा मेरी बात सुने, अगर मोदी जी ने 19 में हटाई थी, उस समय वो अजगर बना रहे थे, हैं आपको? मोदी जी को उस समय अजगर दिखा रहे थे कि कहीं वो अजगर खाने जा रहा है तो कहीं वो अजगर खा गया, गटक गया कश्मीर को, यही हो रहा था ना। ये वही वक्त है जब आप भारत को हरामखोर भी बता रहे थे। और आज आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, हमारी आंखें खुल गई। वो ज्ञान चक्षु 19 से अब तक कैसे खुल गए भाई? वो क्या ज्ञान चक्षु थे जो 2014 से 19 तक नहीं खुले? मोदी जी तो वही थे, मोदी जी का काम भी वही था। आपकी आंखें खुलने में 14 से 19 के 5 साल लग गए, और 19 से फिर यहाँ आते। एक्चुअली सब बकवास। मसला क्या है? मसला बड़ा सीधा सा है। जब आपका जहर जो आप मोदी के खिलाफ या भारत के खिलाफ उगल रहे थे वो नहीं बिका, नहीं बिका इन द सेंस कि उसमें आपका सब्सक्राइबर्स का नंबर नहीं आया, उसमें आपकी व्यूअरशिप नहीं आई, तो आपने पैतरा पलटा। और एजेंट तो आप पहले से भी थे। पहले आपने जहर उगल के देखा, आपने कहा पासा पलटो, स्ट्रेटजी बदलो और देखो क्या होता है। आपको उसका फायदा हुआ। आज आपके पास एक लंबी लिस्ट है जिससे आप मोटा माल काट रहे हैं, छुट्टियां मार रहे हैं यहाँ से वहाँ, हैं? वो सारा माल यहाँ से आ रहा है, और हमारे बेवकूफ़ लोग आज भी उस खेल में उलझे हुए हैं। हार्ट का इमोजी इमोजी बनाकर और पिले रहो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मगर मुल्क की ऐसी तैसी उस सारे चक्कर में तुम करते रहो। मोदी जी कहते रहे भारत को आइसोलेट कर लेंगे, पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, यही कहते हैं ना मोदी जी। चैलेंज भी यही था, उन्होंने डिप्लोमेटिकली कर भी लिया। क्या आप फाइनेंशियली आइसोलेट कर पाए? आप उन्हीं के लोगों को माल दे रहे हैं ना जो दे रहे हैं यूट्यूब के जरिए। यही सच्चाई है या नहीं है? आंखें मूंदिए और सोचिए, जरा देखिए कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? तार्किक रूप से आप अपने ही मुल्क की खिलाफत कर रहे हैं। मैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों का समर्थक हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आतंकवाद का समर्थक नहीं हूँ। मैं उन लोगों का भी समर्थक नहीं हूँ जो सांप की तरह दो जबान लिए घूमते हैं, जो कभी ये बोलते हैं कभी वो बोलते हैं। इसलिए नहीं कि वो इस देश के साथ हैं उस देश के साथ हैं, नहीं। सर्वोपरि उनका इंटरेस्ट एक होता है कि माल कितना बन रहा है। सीधी सी बात है। मैं ठहरा प्रोफेशनल, मेरी अपनी जॉब है, मेरा अपना काम है, मुझे यूट्यूब
वक्त लगता है, कभी कर दिया, नहीं किया नहीं किया, लेकिन मैं करता हूँ सिर्फ शौक के लिए और इसलिए कि मैं आपसे एंगेज कर पाऊँ, अपनी बात आपके सामने रख पाऊँ। अच्छी लगे, बुरी लगे, सही लगे, गलत लगे, जो लगता है आप लोग कमेंट करते हैं। आपने देखा होगा मैं कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाता हूँ, आप में से जिसका भी कमेंट आ जाता है मैं सबको जवाब देता हूँ। कोई जय श्री राम बोलता है, मैं जय श्री राम भी बोल देता हूँ। मैं कौन हूँ? मैं वही शख्स हूँ जिसको आप सब फॉलो करते रहे। वो तारक फतेह को भी मैं हिंदुस्तान लेकर आया था, यही ना? तारक फतेह हमारे घर में रहे थे, यही बात है। यहाँ की मस्जिद में उनको मैं ही लेकर गया था। तो मुझे किसी को अपनी देशभक्ति या अपना काम कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तारक फतेह अच्छे थे, बुरे थे, गलत थे, सही थे, क्या थे। मैं सिर्फ कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो नेशनल इंटरेस्ट में जिस समय पर लगा, दिखा, हुआ, वो मैंने किया और उसके साथ किया कि तमाम सरकार उसके बारे में जानती थी। मैं जो कुछ कर रहा था उसके बारे में उनको जानकारी थी। तो मैं ये कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूँ कि हम तो अपनी राह पर वहीं खड़े हैं जहाँ थे, पर सवाल ये है कि ये जिनके ज्ञान चक्षु 6-6 साल बाद अचानक खुल जाते हैं ताकि कुछ लेट्स गेट सम मूला, लेट्स गेट सम मनी। तो असली गेम वहाँ फंसा हुआ है और कुछ नहीं। जिन लोगों ने ये कहा, सुनिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि देर से आंखें खोल गई, वही साजिद तरार, हाँ साजिद तरार अभी जनवरी में आने वाले हैं यहाँ। मेरी समझ में नहीं आता मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज ठाकुर देश के दुश्मन हैं या दोस्त हैं, क्या है, और कैसे वो इस किस्म के लोगों से मिलते हैं। कम से कम उनका क्लेम ये है कि वो शिवराज चौहान को जानते हैं, शिवराज चौहान को जानने का उन्होंने दावा किया है। मगर मैं दोस्तों इन्हीं की, अभी 2 दिन पहले इन्होंने कमर चीमा के साथ एक शो किया है, इन्हीं साजिद तरार साहब ने। और उस शो में इन्होंने क्या कहा है, भारत की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें उन्होंने क्या गिनाया है, चंद्रयान का। ठीक है, यानी आप एक बात तो मानते हैं कि 2023 में ही चंद्रयान गया था, तो मैं कोई आपको बहुत पुरानी बात तो नहीं सुना रहूँगा। तो ज़रा सुनिए कि वो जब हमारे यहाँ बैठकर यूट्यूब पर भाषण देते हैं, किसी महिला के यहाँ, किसी पुरुष के यहाँ, किसी कमर चीमा के यहाँ, किसी आरजू के यहाँ, तो एक भाषा बोलते हैं कि भारत में महान काम कर दिया है चंद्रयान जाकर। मगर जब वो पीओके में जाकर बैठते हैं तो क्या कहते हैं, जरा ये भी सुनिए, देखिए। इतने हालात मैंने बदतरीन वहां पे देखे। ये तो सिर्फ चंद, आप बॉलीवुड को देख के इंडिया की पिक्चर तो नहीं ड्रा कर सकते। मेरे लिए बहुत पेनफुल था कि इतने अरबों रुपए उन्होंने जाया किए एक फेक सी चीज पे। चांद पे जाके उन्होंने क्या कर लेना था जब लोगों के पास खाने को चीज नहीं है कोई। देख रहे हैं, सुन रहे हैं? चांद पे जाकर उन्होंने क्या कर लिया, रोटी खाने के घर में नहीं है। कोई साजिद तरार से मांगने जा रहा था क्या? अबे गधे, ये 5वीं इकॉनमी है दुनिया की, है तुम्हारा जो मुल्क, जहाँ तुम बैठ के जूते चाट कर बड़े हुए हो अमेरिका में, हम घास नहीं डाल के देते उनको, वो पीछे नाच रहे हैं हमारे। जिस मुल्क के बारे में तुम बात कर रहे हो, और तुम बात करने का हमारे से। हमारे यहाँ कोई डिजास्टर आता है तो हमने किसी से 2 पैसे मांगे क्या? हम मना कर देते हैं। कोई हमारे यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई आए ना हमारे यहाँ कहने के, लो जी हम कुछ मदद लेके आ जाएंगे, अपने घर बैठो, हमारे पास इतना है कि हम अपनी चीज़ें खुद संभाल लेंगे। ये है वो आत्मविश्वास, ये है वो भरोसा अपनी काबिलियत, अपने रिसोर्सेज पर, अपने लोगों पर। तो इन तमाम बातों के बाद में भी अगर कोई हमको, ओए हम भी क्या कहते हैं, हाँ कीचड़ में, हम भी कीचड़ उछालना तो हमें भी आता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने ज़र्फ नहीं सिखाया हमें इस तरह का। अच्छा, ज़र्फ अगर सिखाया आपके माँ बाप ने, तो हुजूर वाला, ये ज़र्फ उस दिन कहाँ गया था माँ बाप का सिखाया हुआ, जब आप मोदी जी को गालियाँ दे रही थी, जब आप हिंदुस्तान को हराम खोर कर रही थी, उस दिन कहाँ था ये ज़र्फ? सवाल ये नहीं है कि अच्छे बुरे आप कैसे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आदमी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। आपकी जानकारी में नहीं होगा, उर्दू लिटरेचर में पाकिस्तान में चीज़ें नहीं सिखाई जाती। एक हमारे यहाँ ऋषि मुनि हुए थे, उनका नाम था वाल्मीकि। वाल्मीकि जो कि पेशे से लुटेरे थे, जो बाद में उन्होंने रामायण लिखी। आपकी जानकारी में नहीं होगी, शायद पढ़ी नहीं होगी आपने, कोई गल नहीं, सुन लो। तो ये सिलसिले हैं। तो हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा मौजूद है जहाँ पर हम इन बातों को स्वीकारते हैं बड़े आराम से कि भाई कोई गलत रास्ते पे जा रहा था, भूला अपने रास्ते पे आ गया, लेकिन उसको ये कहना होता है कि मैंने ये गलत किया। आपने कभी कहा, अच्छा चलिए इसको तो गोली मारी, आपने भारत के साथ क्या किया? आप तो अपने रिश्ते स्वीकारने को तैयार नहीं है। अपने कमरे में, अपने इस्लामाबाद के बैठे कमरे में आप पेशावर बना देती हैं। तो अरे हुजूर, कुछ तो शर्म कीजिए। कम से कम आप क्या मोदी जी को एक अपॉलॉजी लिख कर देंगी कि मैंने आपको अजगर बोला और आपके काम से बड़ी प्रभावित हो गई, मुझे 5 साल तक आपका काम दिखाई नहीं दिया, मेरी आंखों के पर्दे पड़े हुए थे, फिर अचानक न जाने कौन सी रोशनी हुई, अल्लाह मियाँ की, भगवान की, या खुदा की, या जीसस की, और फिर वो हमने जो है वो पर्दा हट गया, और पर्दा हट गया तो फिर मोदी जी का अचानक सामने फैला हुआ काम नजर आया, इतना बड़ा काम, बल्ले, तो बस उसके बाद में वो फैन हो गए। क्या कर रहे हैं हुजूर? और कैसे हैं वो हमारे लोग
जिनको ये सब कुछ नज़र नहीं आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अरविंद बेचारे ने कब तक वो चिल्लाता रहेगा? उसकी भी नौकरी भी है, उसका अपना काम भी है। अरविंद कब तक बेचारे बोलते रहेंगे रोज आकर आपसे ये बातों को? उन्होंने खोल दी ना सारी बातें। और ज़रा हैरानी की बात इस सारे में जो नज़र आती है ना, वो सारे महापुरुष जो कल तक इनको मारूफ तजियाकार और मारूफ जर्नलिस्ट बनाकर बिठाया करते थे, वो क्या जवाब देंगे कि वो कौन से एंगल से इनको मारूफ बता रहे थे? कहाँ गई मारूफियत भाई? आप कर क्या रहे हैं? कोई किताब है, कोई पेपर है, कोई रिसर्च पेपर है, कोई आर्टिकल्स हैं, क्या है भाई? व्हाट इज इट? और शर्म तो उनको भी आनी चाहिए जो आईएएस थे, हैं, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को मुंह चढ़ाकर दिवाली पे कहते हैं हम तो ये बनाएंगे, हम तो पटाखे चलाएंगे, जलने वाले जला करें, चंद्रचूड़ जी जले या न जलें। उस चक्कर में आप देश में एक ऐसे लोगों की भीड़ पैदा करते हैं जो देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान नहीं करेगी। और आप हैं कौन? भारत के भूतपूर्व आईएएस। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो मित्रों, हमको जागना चाहिए। और मुझे ये देखकर खुशी हुई कि इसी महिला को अब जब जयपुर डायलॉग्स में दोबारा लाया गया तो उनको जिस तरह के कमेंट्स का सामना करना पड़ा, आई एम हैप्पी। मुझे खुशी हुई ये देखकर कि लोगों में जागरूकता आ रही है, हमारे लोगों में अचानक समझ आनी शुरू हुई है, उनको ये दिखाई देना शुरू हो गया है। बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको शायद पहले से शक होगा, सबूत नहीं होगा। अरविंद ने वो काम किया, अरविंद ने वो तीली जला दी जो अब तक इधर उधर लुढ़क रही थी, उस तीली को उन्होंने जलाया। ये उनका बड़ा काम है, उसके लिए धन्यवाद अरविंद जी का। मगर मैं आपको ये बताऊं, इवन अंबर जैदी जी ने उस दिन जो कंडक्ट किया उस सारी के सारे प्रोग्राम को, मुझे लगता है उस प्रोग्राम को दूर दूर तक, ज़्यादा लोगों तक और उन जगहों तक जाना चाहिए जहाँ पर फैसले किए जाते हैं, वहाँ पर जहाँ पर फैसले किए जाते हैं, ताकि इन चीज़ों पर अब मुझे लगता है शायद अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, देखिए यूट्यूब के कंट्रोल की भी चीज़ें आ रही हैं सामने, और कोई भी लॉ अपने आप परफेक्ट होता नहीं, ओवर द टाइम इसको और बेहतर किया जाएगा। तो देखिए क्या बनकर निकल कर आता है। लेकिन मुझे आपसे जो बात शेयर करनी थी वो ये कि दोस्तों, जो कुछ चल रहा है इस पर कड़ी निगाह रखिए। आने वाले महीने, अब से आने वाला चुनाव तक, ये मत समझिए कि कुछ होने वाला नहीं है। इन महीनों में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत सारे बड़े फैसले होने वाले हैं जो अचानक आपके सामने आएंगे। और ऐसा कहते हुए मैं बिल्कुल ही आपसे नहीं कह रहा हूँ कि कोई भारत पाकिस्तान की जंग होने जा रही है, बिल्कुल नहीं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि भारत पाकिस्तान की जंग हो रही है। मैं उस नेचर का नहीं हूँ जहाँ पर मैं आपसे आपको कुछ व्यूज़ के लिए या सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपसे झूठ बोलूँ या आपको बरगलाऊँ, वो मेरा काम नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि फैसले बड़े होने हैं आने वाले महीनों में। जनवरी से अप्रैल के बीच में बहुत कुछ ऐसा होना है जो आपको हैरान करेगा, बड़े फैसले होने हैं। मगर इसलिए आपको जागरूक रहना है और उन लोगों से बचकर रहना है जो आपके माइंडसेट को, जो आपकी सोच को प्रभावित कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के, क्योंकि उनकी पहुंच आप तक बनी हुई है। उस पहुंच को, उस कनेक्शन को, उस संपर्क सूत्र को आपको तोड़ना है। आपको उस संपर्क सूत्र से परे रहना है। अगर आप कहीं वहाँ जुड़कर देखें भी तो इस नज़रिए से देखिए, शक की निगाह से देखिए। देखिए इस निगाह से, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब कुछ इतना हंकी डोरी नहीं है, इतना हंकी डोरी कुछ भी नहीं है। आपको इन लोगों को कड़ाई से, तिरछी आंख से ये देखना होगा कि क्या ये लोग वाकई में सही हैं जो कह रहे हैं, क्या वो भरोसे के लायक है। क्योंकि ये आप मानकर चलिए कि ये हैं एजेंडा ड्रिवन। कभी वो एजेंडा अपने स्वार्थ का होता है, और एक्चुअली देखा जाए तो स्वार्थ तो हर जगह जुड़ा ही रहता है। स्वार्थ तो आप ये मान लीजिए कि जो कुछ भी किया जा रहा है लोगों का, जो कि प्रोफेशनली ये लोग कर रहे हैं, तो उसमें स्वार्थ तो कहीं ना कहीं जुड़ा ही है। उसके अलावा उस स्वार्थ को अपनाने के चक्कर में, उस स्वार्थ के इंटरेस्ट को सर्व करने के चक्कर में वो कहीं किसी का एजेंडा ना आपके सिर पर लाद रहे हों, ये एक बड़ा सवाल है जो आपको लगातार सोचते रहना है, जिससे आपको सतर्क रहना है। भाई अरविंद ने उस दिन जो बात कही कि मान लीजिए कि किसी ने दाऊद इब्राहिम को एट्रीब्यूट करते हुए उस दिन कोई स्टेटमेंट भी दे दी होती कि मरने से पहले उसने क्या क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसके अनुयायी यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ दंगे हो रहे होते, एक समुदाय में कोई प्रलय हो रही होती, कौन जिम्मेदार होता? क्या वो लोग कोई ठेकेदारी जिम्मेदारी लेते? और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जो जो इन सारी चीज़ों को देखने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस बारे में गौर करना चाहिए
कि कोई इस तरह की फेक न्यूज़ लेकर जिसके सीरियस रिपरकशन हो सकते हैं हमारे समाज के अंदर, उनको इस तरह खुलेआम कैसे छोड़ा जा सकता है कि भाई आप कुछ भी करते रहिए और कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इस तमाम रीच का जो उनके पास है, ये एक जिम्मेदारी देती है। जब आप ज़्यादा लोगों से जुड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको अपनी ज़बान पर, अपने शब्दों पर, अपने अल्फाज पर कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं और उसके क्या रिपरकशन होंगे लोगों के ऊपर। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो आपको वो नहीं करना चाहिए जो आप कर रहे हैं। अगर आप एजेंडा ड्रिवन प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो फिर उसका कहना ही क्या, अच्छा मान लीजिए कि आपको ये नहीं मालूम था कि मोदी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम था कि भारत एक अच्छा देश है। ओके, ये तो मालूम था कि बगल में बैठा वाला आदमी अपना हस्बैंड है, उसको अपने कमरे से पेशावर न भेजो। आई मीन नियत, सवाल नियत की है। सवाल इस बात का है कि ज़र्फ है या नहीं है। जिस ज़र्फ का क्लेम किया जा रहा है वो ज़र्फ है या नहीं है। जो ज़र्फ वाले लोग होते हैं क्या ऐसे ही होते हैं कि वो अपने हस्बैंड को, घर में बैठे हस्बैंड को पेशावर में हुआ बता दें? ज़रा सोचिए, ये सोचने का मकाम है, ये समझने का मकाम है। ये सवाल अपने देश का भी है, अपने समाज का भी है। मित्रों, फिर बात करते हैं। अभी के लिए इतना ही, बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। बाय बाय।